आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। बिल्कुल 100 बड़ी खबरें आप देखेंगे सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आइए शुरुआत करें इन खबरों की। केंद्र सरकार ने विदेशों में रकम जमा करने वाले 627 खाता धारकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सीलबंद लिफाफे में लिस्ट कोर्ट को सौंपी। सरकार ने खाता धारकों की लिस्ट के साथ इन लोगों के खिलाफ अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी खातों की जांच के लिए एसआईटी को 31 मार्च 2015 तक की डेडलाइन दी है। 30 नवंबर तक एसआईटी को जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भरोसा दिलाया कि सीलबंद लिफाफे को गोपनीय रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी हमारा अंग है, हमें उस पर भरोसा है। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच दल एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ही खाता धारकों के नामों वाले सीलबंद लिफाफे खोल सकते हैं। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि खातों की पूरी डिटेल के साथ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है। लिस्ट में 627 या 628 नाम हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये लिस्ट जिनेवा के HSBC बैंक ने दी थी, जिसे हमें फ्रांस की सरकार ने जुलाई 2011 में मुहैया कराया। इस लिस्ट में आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी और बाकी NRI है। अटॉर्नी जनरल की ओर से ये भी साफ किया गया कि लिस्ट में जितने भी NRI हैं वो इनकम टैक्स कानून के दायरे से बाहर हैं। इस मामले में उनकी जांच नहीं होगी। इससे पहले सरकार ने 3 खाता धारकों का खुलासा किया था, जिनके खिलाफ ईडी और आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। विपक्ष के बाद अब शिवसेना ने काले धन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मुखपत्र सामना में सरकार की ओर से महज 3 लोगों के नाम का खुलासा करने को लेकर तंज कसा गया है। सामना में बीजेपी और बाबा रामदेव के दावों पर भी चुटकी ली गई है। लेख के मुताबिक चुनावों के दौरान इन दोनों ने काले धन का मुद्दा सबसे ज्यादा उछाला था, लेकिन अब क्या हुआ? दिल्ली में एक बार फिर से सरकार गठन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सरकार गठन को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत का दौर चला, जिसमें दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर मंथन किया गया। मुलाकात के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में सभी पार्टियों से वो इस मुद्दे पर बात करके सरकार गठन की संभावनाएं तलाशेंगे। उपराज्यपाल के इस बयान पर आम आदमी पार्टी भड़क उठी है। उसने इसे सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश बताया है। क्या मकसद है एलजी साहब का? कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आ रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में एडजर्नमेंट लेने के काम आएगा एलजी साहब का स्टेटमेंट कि भाई अभी कुछ दिनों में ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। तो एलजी पर भड़के हैं अरविंद केजरीवाल। आपने सुना उनके बयान को। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली चुनाव पर सुनवाई टालने की कोशिश बताया जा रहा है इसे। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ भड़के हुए अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ उप राज्यपाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ये कहा था कि इतना वक्त आपने क्यों लगाया, 5 महीने आपने क्यों गंवाए, दिल्ली के लोगों को सरकार का हक है। और उसके बाद आज लेफ्टिनेंट गवर्नर पर भड़कते हुए अरविंद केजरीवाल। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही काफी समय से कहते आ रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव कराए जाएं, लेकिन बीजेपी ने इस पर अपना रुख जो रवैया था वो साफ नहीं किया था, अपने पत्ते नहीं खोले थे। और इसी वजह से कोर्ट ने कल फटकार लगाई और एक खास ऑब्जर्वेशन में कहा कि क्यों केंद्र सरकार और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 महीने तक लोगों को सरकार से वंचित रखते नजर आए, क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया। और आज एलजी पर भड़कते हुए अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने उपराज्यपाल के दलों से मिलकर बातचीत करने के फैसले को गैर जरूरी करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जब किसी के पास बहुमत की गुंजाइश ही नहीं है तो राज्यपाल मिलकर करेंगी क्या? दिल्ली में सबसे ज्यादा विधायकों वाली बीजेपी चाहे तो फिलहाल अल्पमत की सरकार बना सकती है। 23 दिसंबर को तीनों सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जिसके बाद आगे की तस्वीर साफ होगी। फिलहाल 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 67 विधायक हैं। क्योंकि बीजेपी के 3 एमएलए सांसद बन चुके हैं, इसीलिए बहुमत के लिए 34 विधायकों की जरूरत है।
बीजेपी और सहयोगियों के पास सबसे ज्यादा 29 विधायक हैं। बीजेपी को बहुमत के लिए 5 विधायकों की जरूरत है। 3 अन्य अगर बीजेपी का साथ दे दें तो भी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं हो सकता है। अगर उपचुनाव में बीजेपी 3 सीटें जीत जाती है तो उसके पास कुल मिलाकर 32 विधायक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में 3 अन्य के सहयोग से सरकार बनाई जा सकती है। दिल्ली विधानसभा में अभी बीजेपी और अकाली दल मिलकर 29 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के 27 हैं, एक बिन्नी है जो आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, 8 कांग्रेस के हैं और एक निर्दलीय और एक जेडीयू का विधायक है। जेडीयू विधायक शोएब इकबाल ने कांग्रेस और आप के विधायकों को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। शोएब इकबाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। विधायक शोएब इकबाल के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक बहुमत साबित करते वक्त गैर हाजिर रह सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने के बाद अब अगली रणनीति पर चर्चा के लिए शिवसेना की आज अहम बैठक है। ये बैठक उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में बुलाई गई है। सूत्रों से यह भी खबर है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना से डील निर्णायक दौर में है। इस डील के मुताबिक शिवसेना को केंद्र में 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मिल सकते हैं। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस ने कल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। दिल्ली में राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच हुई अहम बैठक के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। खबर है कि बैठक में अमर सिंह के समाजवादी पार्टी में वापसी पर चर्चा हुई। साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बात हुई। अमर सिंह समेत 11 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 20 नवंबर को राज्यसभा की कुल 11 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें 10 सीटें यूपी की हैं और 1 सीट उत्तराखंड की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। गृह और कुछ अहम विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखने का फैसला किया है। कैप्टन अभिमन्यु को वित्त मंत्री और रामविलास शर्मा को परिवहन और शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ओपी धनखड़ कृषि और सिंचाई मंत्री होंगे तो अनिल विज स्वास्थ्य, खेल और युवा मामलों का कामकाज देखेंगे। महिला से बलात्कार के मामले में फंसे राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। बेटी की शादी को देखते हुए उन्हें ये जमानत मिली। 2G मामले की जांच कर रही विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को बतौर आरोपी समन भेजा है। एयरसेल मैक्सिस डील को लेकर ये समन भेजा गया है। गंगा की सफाई पर केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण रोकने में सरकार नाकाम रही है। प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर पाई है सरकार। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। किसानों के मुताबिक सरकार आगरा से लखनऊ के बीच बन रहे हाईवे के लिए मुआवजा देने में दोहरी नीति अपना रही है। केंद्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का 139वां जन्मदिन है और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को पत्र लिखकर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। लोगों को एकता की शपथ दिलाने की अपील भी की गई है। नायडू ने चिट्ठी में लिखा है कि सभी सांसद अपने स्थानीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और जिला मुख्यालयों पर सुबह 8 से 9 बजे तक एकता दौड़ का आयोजन करें। इसके लिए छात्रों, युवाओं और अन्य लोगों को साथ लेने को कहा गया है। 31 अक्टूबर ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है और अभी तक इस दिन उन्हीं की याद में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होते आए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस रवायत को बदलने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के डीआईजी के शाही ठाठ की तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर में डीआईजी शकील बेग सोफे पर बैठकर एक शख्स से जूते पहनवा रहे हैं। इस तस्वीर पर पोस्ट में डीआईजी के बेटे ने लिखा है कि मेरे पिता ने 15 साल पहले अपने हाथ से जूते पहने थे। दूसरी तस्वीर में डीआईजी जब अपने बेटे के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें एक शख्स छतरी ओढ़ाए हुए है, वो भी तब जब ना तो तेज धूप है और ना ही बारिश। एक तस्वीर के साथ पोस्ट में उनके बेटे ने लिखा है कि जब मेरे पिता निकलते हैं तो उनके लिए सड़कें खाली करवा दी जाती हैं।
एक तस्वीर में डीआईजी का बेटा गोल्फ खेलता नजर आ रहा है, जिसके साथ एक पुलिसकर्मी कैडी की भूमिका निभा रहा है। ये सारी तस्वीरें डीआईजी के बेटे ने सोशल साइट पर पोस्ट की है। रसोई गैस डीलरों का कमीशन बढ़ाए जाने के बाद सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 3 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में 14.2 किलो गैस वाला एलपीजी सिलेंडर अब 414 रुपए की बजाय 417 रुपए में मिलेगा। डीलर्स की कमीशन बढ़ने से गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। अब ऐसे सिलेंडर्स की कीमत 880 रुपए से बढ़कर 883 रुपए 50 पैसे हो गई है। पाकिस्तान से आ रहे चक्रवाती तूफान नीलोफर से बचने के लिए सीमा सुरक्षा बल और पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट कर दिया गया है। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच ये तूफान गुजरात पहुंचने वाला है। गुजरात के सोमनाथ में जिलाधिकारी ने नीलोफर तूफान को देखते हुए राहत और बचाव अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। तटीय इलाके में बसे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के साथ मछुआरों से समुद्र में न जाने की अपील की गई है। गुजरात के जामनगर में भी नीलोफर तूफान से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस दी है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। फायर फाइटर और रेस्क्यू टीमें मुस्तैद कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इलाहाबाद के कीटगंज इलाके में एक चाय की दुकान पर जोरदार धमाके में एक मजदूर घायल हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी दुकान तहस नहस हो गई। चाय की दुकान पर हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के मकानों में दरारें पड़ गईं। धमाका कैसे और किस चीज से हुआ, इस बारे में कुछ पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धमाका सुबह लगभग 6 बजे हुआ। लोगों की माने तो धमाके के बाद कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया था। मौके पर पहुंचा बम और डॉग स्क्वाड धमाके के कारणों की जांच कर रहा है। देहरादून के सीजेएम कोर्ट में हत्या के आरोपी की पेशी के दौरान जमकर बवाल हुआ। पीड़ित परिवार के परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस वालों की मौजूदगी में ये सारा हंगामा हुआ। बीते दिनों देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र में इस शख्स ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी थी। इसी मामले में सीजेएम कोर्ट में आरोपी की पेशी थी। इसी दौरान पीड़ित परिवार के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। बाराबंकी में एक बेकाबू इनोवा कार खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में कुल 7 लोग सवार थे। ये लोग हापुड़ के रहने वाले थे और बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह के दरगाह पर चादर चढ़ाने आए थे। इलाहाबाद में एक ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर के बाद कार गंगा नदी में जा गिरी, जिससे कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा इलाहाबाद फाफा मऊ मार्ग पर आजाद पुल पर हुआ। ट्रक से टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ती हुई सीधे गंगा में जा गिरी। कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। कार में सवार जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। यूपी के कानपुर देहात जिले में पीएसी का एक ट्रक पलट जाने से एक जवान की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन अधिक जवान घायल हो गए। हादसा सिकंदरा इलाके में हुआ। बताया जा रहा है पीएसी के जवान एटा से कानपुर मुहर्रम के दौरान ड्यूटी करने जा रहे थे। सिकंदरा इलाके में एक गाड़ी को ओवरटेक करते समय पीएसी का ट्रक पलट गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के 4 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आपदा प्रबंधन की टीम के सदस्यों ने खाई में उतरकर घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर चालक का शव बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। बस बुरहानपुर से इंदौर आ रही थी। भेरू घाट के पास बस को ट्रक्कर ने टक्कर मार दी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हसदेव नदी पर हुए हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक नदी किनारे पिकनिक मनाने गए हुए थे। नदी में नहाते वक्त डूबने से दोनों की मौत हो गई। हरियाणा के गोहाना में हुई करोड़ों की बैंक रॉबरी के मामले में पुलिस ने ब्रांच के जीएम और एजीएम के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। पीड़ित ग्राहकों की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया। रॉबरी के तीसरे दिन भी पीड़ित ग्राहकों का धरना जारी रहा। धरने में स्थानीय विधायक, नेता और कई लोग शामिल हुए। इस रॉबरी के बाद से बैंक में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस की 8 टीमें जांच में जुटी हैं। 27 अक्टूबर को खबर आई थी कि बदमाशों ने सुरंग बनाकर पीएनबी की ब्रांच में डाका डाला और 80 से ज्यादा लॉकरों से करोड़ों का सामान लूट ले गए।
दिल्ली के वेलकम इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बैंक से लाखों रुपए लेकर आ रहे एक प्रॉपर्टी डीलर से लूट की कोशिश की। बदमाशों ने गोलियां चलाईं, मिस होने पर वो पुलिस के सामने से फरार हो गए। दिल्ली से सटे गुड़गांव में मेघालय की रहने वाली 30 साल की एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फांसी की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में महिला ने खुद को मौत का जिम्मेदार बताया है। महिला कई दिनों से इसी गेस्ट हाउस में रह रही थी। पीलीभीत में 11 साल की मासूम को खजाना पाने के लिए बलि देने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घर वालों ने 4 लोगों पर अगवा कर बलि देने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 7 साल की मासूम बच्ची से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेप का आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर लगा है। फिलहाल आरोपी फरार है। मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी राहुल नाम के शख्स ने बच्ची को बहला फुसलाकर मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में एक टीचर पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा है। पीड़ित का कहना है कि टीचर ने उसे साइंस की ट्यूशन पढ़ाने के बहाने घर बुलाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बांदा में बदमाशों ने एक यात्री को चलती ट्रेन से फेंक दिया। यात्री अस्पताल में भर्ती है। बदमाशों ने इस यात्री से लूटपाट की कोशिश की और विरोध करने पर ट्रेन से धक्का दे दिया। आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। नदियों और घाटों पर आज व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। व्रतियों ने आज डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। कल उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व का समापन हो जाएगा। लखनऊ में डूबते सूरज को अर्घ्य देने के लिए गोमती नदी के किनारे हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। छठ के श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया। दिल्ली के वजीराबाद घाट पर भी व्रतियों की भारी भीड़ देखी गई। व्रतियों ने डूबते सूरज को अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की आराधना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। देश में ही नहीं, देश से बाहर नेपाल में भी छठ के मौके पर गजब की रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाते हुए डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है। मोदी ने कहा कि सूर्य देव की ऊर्जा और प्रकाश राष्ट्र को और हम सब के जीवन को ऊर्जावान बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सूर्य को अर्घ्य देते समय जीवन में स्वच्छता, पवित्रता और प्रकृति में आस्था अपनाने के साथ साथ हम स्वच्छ भारत का भी आज संकल्प लें। बरेली में एक मगरमच्छ खाने की तलाश में एक बस्ती के पास पहुंच गया। यहां किच्छा नदी से एक मगरमच्छ निकलकर एक किसान के घर में घुस गया। मगरमच्छ देखते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। आनन फानन में वन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। कई घंटे तक मगरमच्छ का रेस्क्यू चलता रहा। बताया जा रहा है कि ये मगरमच्छ रात भर किसान की चारपाई के नीचे लेटा रहा। सुबह घर की सफाई के दौरान जब इसे देखा गया तो लोग सन्न रह गए। उसे पकड़कर फिर नदी में छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भैंसों का रोड शो हुआ। इस रोड शो में भैंसों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। इस आयोजन में चुनाव के रंग भी दिखे। किसी भैंसे पर बीजेपी की छाप थी तो किसी पर शिवसेना की।